रूस ने अमेरिका को ईरान इजरायल संघर्ष से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे हिंसा और बढ़ सकती है। क्रेमलिन ने सभी देशों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। इस बीच ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अमेरिका हमले से भारी नुकसान होगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक सैन्य कार्रवाई पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। तेल अवीव के पास एक अस्पताल पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि अब खामेनेई को जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इजरायल के रक्षा मंत्री ने अस्पताल पर हमले को युद्ध अपराध बताते हुए खामेनेई को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने IDF को ईरान के सैन्य और सरकारी ठिकानों पर हमले तेज करने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आवास योजनाओं में आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। हालांकि कर्नाटक सरकार का यह फैसला विवादों में घिर गया है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि धर्म के आधार पर दिया गया आरक्षण असंवैधानिक है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि जल्द ही ऐसा समय आएगा जब सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को शर्मिंदगी महसूस होगी। उन्होंने कहा कि पहचान अंग्रेजी से नहीं बल्कि अपनी मातृभाषाओं से होनी चाहिए। हालांकि शाह ने स्पष्ट कहा कि उनका मकसद अंग्रेजी बोलने वालों को अपमान करना नहीं, बल्कि भारतीयों को अपनी भाषाओं का सम्मान करने और उनका अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने स्वीकार किया है कि पार्टी नेतृत्व के साथ उनके कुछ मतभेद हैं। हालांकि उन्होंने इसे लोकतंत्र में सामान्य बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे कांग्रेस के लक्ष्यों और मूल्यों का समर्थन करते हैं। हालिया चुनाव परिणामों के बाद पार्टी में चल रही आंतरिक चर्चाओं के दौरान थरूर का यह बयान सामने आया है। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को अब कर्नाटक में रिलीज होने की हरी झंडी मिल गई है। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह फिल्म दिखाने वाले सिनेमाघरों को पूरी सुरक्षा देगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई फिल्म रोकने की धमकी देता है तो सरकार उन पर कार्रवाई करे। पहले कन्नड़ कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण फिल्म की रिलीज रुक गई थी, लेकिन अब सरकार के भरोसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका बंद कर दी है। तमिलनाडु बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने डीएमके सरकार पर कोयम्बटूर आतंकी नेटवर्क को नजरअंदाज करने और कम करके दिखाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट में कहा था कि डीएमके ने अक्टूबर 2022 में हुए आत्मघाती बम विस्फोट को सिलेंडर धमाका बताया था, जबकि ये एक ISIS से जुड़ा भर्ती नेटवर्क था। दरअसल NIA ने तमिलनाडु रेडिकलाइजेशन मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। NIA की जांच में सामने आया कि मद्रास अरबी कॉलेज की आड़ में जिहादी विचारधारा फैलाकर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेला जा रहा था। अब तक इस केस में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है। अन्नामलाई ने NIA की प्रेस रिलीज ट्वीट में लगा के आगे कहा कि जब NIA ने इन आतंकी मॉड्यूल्स को खत्म करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तब डीएमके सरकार इन खतरों को नजरअंदाज कर रही है और आत्मघाती हमलों को महज हादसा बताकर टाल रही थी। अन्नामलाई ने आगे कहा कि जब तुष्टीकरण जवाबदेही की जगह ले लेता है तो उसकी कीमत राष्ट्रीय सुरक्षा को चुकानी पड़ती है। तमिलनाडु इससे बेहतर का हकदार है। कर्नाटक में नंदिनी बनाम अमूल विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। कांग्रेस, जिसने चुनाव से पहले अमूल के खिलाफ खुलकर अभियान चलाया था, अब उसी अमूल को मेट्रो स्टेशनों पर दुकानें देने पर घिर गई है। हालांकि BMRCL और डिप्टी CM DK शिव कुमार ने अमूल को मिले 2 कियोस्क का बचाव करते हुए सफाई दी है कि ग्लोबल टेंडर केवल अमूल ने भरा था, नंदिनी ने नहीं। इस निर्णय के बाद से विपक्ष हमलावर है और कांग्रेस पर चुनावी ढोंग व कमीशन खोरी के आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। CM मोहन यादव ने घोषणा की है कि जल्द ही योजना की राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दीपावली से हर महीने लाभार्थियों के खाते में 1500 भेजे जाएंगे। CM ने यह भी दोहराया कि इस राशि को चरणबद्ध तरीके से 3000 तक बढ़ाया जाएगा, जैसा कि बीजेपी ने वादा किया था। रक्षाबंधन पर महिलाओं को 250 अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया का क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स अब डीकोडिंग के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। आग से हुए नुकसान के कारण भारत में इसका डेटा निकालना संभव नहीं हो पा रहा है। यह ब्लैक बॉक्स विमान डेटा और कॉकपिट की बातचीत को रिकॉर्ड करता है, जो दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए महत्वपूर्ण है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का कहना है कि अंतिम जांच रिपोर्ट आने में कई हफ्ते लग सकते हैं।
दिल्ली से वियतनाम के साइगोन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 388 को तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद एयर इंडिया के विमानों की सुरक्षा को लेकर गहन जांच चल रही है, जिसके चलते एयरलाइन ने 12 से 17 जून के बीच 66 उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने सुरक्षा जांच और मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते जुलाई के मध्य तक अपनी 15% अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया है। कुछ विमान सुरक्षा जांच के दायरे में हैं। एयरलाइन प्रभावित यात्रियों से संपर्क कर रही है ताकि उनकी टिकट बदली जा सके या उन्हें रिफंड मिल सके। एयर इंडिया का कहना है कि ये कदम यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। जाँच पूरी होते ही सभी उड़ानें फिर से चलने लगेंगी। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बुधवार रात ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल में एयरपोर्ट पर 2 बम लगाए जाने की चेतावनी दी गई थी, जिसमें लिखा था एयरपोर्ट पर 2 बम लगाए गए हैं, प्लान ए और प्लान बी तैयार है, विस्फोटक टॉयलेट की पाइपलाइन में है और आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी देना गलत था। हालांकि सुरक्षा बलों की छानबीन में कुछ संदिग्ध नहीं मिला और धमकी फर्जी साबित हुई है। यह एक हफ्ते में दूसरी ऐसी घटना है। पुलिस ने ईमेल आईडी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सीहोर में जुबैर शोएब और हाफिज आरिफ पर एक हिंदू छात्रा से रेप करने और धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगा है। छात्रा ने 2022 से शुरू हुई दोस्ती के बाद जुबैर और उसके भाई शोएब पर रेप का आरोप लगाया, जबकि हाफिज आरिफ ने उसे मंदिर जाने से रोका और कलमा पढ़ने को कहा। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता भोपाल में BA की छात्रा है। केरल में एक 61 वर्षीय व्यक्ति को 12 साल की नाबालिग से कई बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 145 साल की जेल की सजा सुनाई गई। दोषी ने बच्ची को अश्लील वीडियो देखने के लिए भी मजबूर किया और उसे धमकी भी दी थी। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि यह ऐसे अपराधों को रोकने में मदद करेगा। राजस्थान के डीग जिले में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में इशाक उर्फ आसिफ की मौत हो गई, जबकि उसके पिता हसम घायल हैं। 2 अन्य आरोपित कसाम और सद्दाम मौके से फरार हो गए हैं। गौरतलब है कि हसम पर 45,000 का इनाम था। पुलिस को अवैध मवेशियों से भरा ट्रक ले जाने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद हुई फायरिंग में यह घटना हुई।